हेलो क्लास 9। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज अ टिश्यू। सो टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलके और तब एक टिश्यू को बनाती है। सो देखते हैं कि टिश्यू कैसे होता है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है सेल। ऑर्गेनिज्म सारे सेल के बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एक सिंगल सेल है वो ही सारे फंक्शन कर रही है, चाहे वो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, फूड का इंगल्फिंग है, जो भी है तो वो एक सिंगल सेल ही सारे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। अब जैसे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में क्या होता है, एक सिंगल सेल ही सारी मूवमेंट करती है, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये सारी चीजें कौन करता है, अमीबा में सिर्फ एक सिंगल सेल करती है। But in multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific function. लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बाकी सब हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड टुगेदर होती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो अलग अलग तरह की सेल्स इकट्ठी होकर अलग अलग तरह के फंक्शंस करती हैं। Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. तो ये जो सेल्स होती हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करती हैं अपना, क्योंकि एक सेल का कॉम्बिनेशन एक ही तरह का काम करेगा। जैसे जो रेस्पिरेशन में सेल्स हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन ही करेंगी, वो कुछ और काम नहीं कर सकती। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं कि उनका काम अलग अलग से बांट दिया गया है कि किस सेल का क्या काम है। Cells specializing in one function are often grouped together in the body in a cluster. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। जो एक फंक्शन में सेल एक फंक्शन करती हैं वो एक ग्रुप में और क्लस्टर में इकट्ठे हो जाती हैं और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। Cluster of cells at a definite place in the body designed so to give the highest possible efficiency of function is called a tissue. ये एक डेफिनेशन दी गई है टिश्यू की, क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस। किसी एक डेफिनेट प्लेस पे क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि बहुत सारी सेल्स का इकट्ठा हो जाना इन द बॉडी डिजाइंड सो टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। किसी एक जगह पे बहुत सारी सेल्स का इकट्ठा होना किसी भी फंक्शन को हाईली इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू अदर पार्ट्स। प्लांट्स में क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं मूवमेंट करने के लिए। हमारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी तभी हमारी मूवमेंट हो पाएगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगी। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। जो नर्व सेल्स होती है वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड किस लिए फ्लो होता है, हमारा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ब्लड में ही हमारे हॉर्मोन्स ट्रेवल होते हैं, ऑक्सीजन ट्रेवल होता है, वेस्ट मटेरियल ट्रेवल होता है। ब्लड फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। जो ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स है, ये सारे टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। दिस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परसुएडेड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को दिखा रहा है। परसुएड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या दिखाया जा रहा है, दो मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। उनके डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग मेथड्स है, ह्यूमंस का अलग है, एनिमल्स का अलग है। दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड। अब प्लांट्स में ये क्या हो रहा है कि ये अडेप्ट हैं अलग एक तरह की मूवमेंट को करने के लिए, एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए अलग तरह की मूवमेंट की जरूरत होती है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। अब ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दोनों का सिस्टम है उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम जो एनिमल टिश्यू है और जो प्लांट टिश्यू है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट हमारा डिफरेंशिएट आता है मोबिलिटी का, कि मोबिलिटी दोनों की कैसे कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। एनिमल्स होते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं अपने खाने की सर्च में, अपने पार्टनर की सर्च में, या फिर रहने की जगह के लिए। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स जो होते हैं एक जगह पे फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी है, वो कहीं नहीं जा सकते। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। अब उनको हमेशा एक अपराइट पोजीशन में खड़ा रहता है, तो जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उनकी एक लार्ज क्वांटिटी वहां पे प्रेजेंट होती है। सेकेंड थिंग इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में क्या आता है, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। एनिमल्स के अंदर सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। So there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animals. So सेल ग्रोथ जो होती है वो बहुत यूनिफॉर्म है, तो कोई ऐसा डिवाइड नहीं हो रहा है या कि ये चीज का डिवीजन है ये चीज का नहीं है, ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है एनिमल्स के अंदर। लेकिन हम प्लांट्स में देखें तो देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ टिश्यूज प्लांट में ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। These tissues are localized in certain regions. ये कुछ एक certain regions में होते हैं present. थर्ड हमारे पास आता है complexity. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. जो एनिमल्स का ऑर्गन का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट्स के कंपैरेटिवली। जैसे हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लांट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. अब प्लांट्स में क्या होता है, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, जो कि होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कैटेगरी। फर्स्ट हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन ओनली स्पेसिफिक रीजन्स। इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत थोड़े स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रो करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये किसकी वजह से होती है, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनके कारण होती है। दे आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है एपिकल, सेकेंड होता है लेटरल, थर्ड होता है इंटरकैलरी। Cells produced are like the parent meristem itself, and gradually they mature and gain characteristic and become different for components of other tissue. जो cells produce होती हैं वो कैसी होती हैं, like the parent meristem itself. जो पेरेंट सेल थी उनकी, उनसे ही एकदम सिमिलर ही उनकी सेल्स होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो सेल्स मेच्योर हो जाती हैं और जो उनके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। एपिकल, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ स्टेम्स में और रूट्स में, और ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोकेशन देखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की यहाँ पे होती है। सेकेंड देखते हैं लेटरल टिश्यू और कैम्बियम टिश्यू। इसको कैम्बियम भी टिश्यू भी बोला जाता है। So they are present at the origin of stem or root and are responsible for girth, thickness के लिए। जो लेटरल मेरिस्टम होता है मेनली तो वो नीचे रूट के ओरिजिन पे ही पाया जाता है, थोड़ा बहुत स्टेम में भी पाया जाता है। ये किसके लिए होता है प्रेजेंट, ये थिकनेस को बढ़ाता है। थर्ड वन इज इंटरकैलरी टिश्यू। दे आर प्रेजेंट एट द नोड्स एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ये नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे किसके लिए, क्योंकि प्लांट को हमेशा अपराइट रहना पड़ता है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, तो उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव टिश्यू की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट वन इज दे आर वेरी एक्टिव एंड लिविंग सेल्स। ये बहुत एक्टिव होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। दे हैव अ वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत घना होता है। थर्ड वन इज दे हैव थिन सेल्यूलोज और प्राइमरी वॉल्स। इनका सेल्यूलोज बहुत थिन होता है, प्राइमरी वॉल्स भी बहुत थिन होती हैं। नेक्स्ट इज दे हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है और बहुत बड़ा होता है।
नेक्स्ट इज दे लैक वैक्यूल्स, उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। बिकॉज मेरिस्टम आर यंग टिश्यूज एंड कीप डिवाइडिंग कॉन्स्टेंटली, सो दे डोंट क्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूम फूड इंस्टेंटली। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो यंग टिश्यूज होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं, तो वो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करते और अपना फूड को इंस्टेंटली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कोई फूड खाया है, उसको इंस्टेंटली कंज्यूम कर लिया और उसके बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं क्रिएट किया, उसको डाइजेस्ट कर लिया। सो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज है, ये इनकी प्राइमरी वॉल हो गई, साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या आता है? आफ्टर डिवाइडिंग फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स ग्रो इनटू स्पेसिफिक रूल्स एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। एक कुछ हद तक ग्रो होने के बाद सेल्स एक अपने स्पेसिफिक रोल में चली जाती है और उसके बाद उसकी जो डिवाइड होने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है, ये एक परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। This process of transforming into permanent shape, size and function is called differentiation. इस चीज को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक मेच्योर परमानेंट शेप, साइज या फंक्शन में कोई सेल ट्रांसफॉर्म होती है उसको, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यू, और वो क्या हो जाती है लास्ट में जाके एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन और सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दे स्टार्ट बीनीथ फ्यू लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है, जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, उसके थोड़ा सा कुछ लेयर्स नीचे ये स्टार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स। ये क्या कंसिस्ट करता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, कोई स्पेसिफिक इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती है, और वॉल्स बहुत थिन होती हैं। दे आर लूजली अरेंज्ड सो लार्ज स्पेसेस कैन बी फाउंड बिटवीन सेल्स। ये बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, स्कैटर्ड से होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत लार्ज बन जाते हैं। जैसे ये हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू इंटरसेलर, ये एयर स्पेस है। एयर स्पेस ये कैसे बने? क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड है। इनकी प्राइमरी थिन सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, स्टार्च है, वैक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कैसे होते हैं? दे कॉज द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे एक जो डाली का कोना होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। दे हैव अ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। इनका जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। दे आर फाउंड इन टिश्यूज इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस। ये लीफ स्टॉक्स के पास प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के नीचे। दे आर इलोंगेटेड लिविंग एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स। ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। कॉर्नर्स पे ये इरेगुलरली थिक होते हैं, मतलब एक रेगुलरिटी में थिकनेस नहीं होती। दे अलाउ बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स सच एज टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करते हैं कि प्लांट को बेंडिंग के लिए, बेंडिंग में प्लांट को हेल्प करते हैं और विदाउट ब्रेकिंग, उसको टूटने भी नहीं देते। नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये क्या करते हैं? प्लांट को हार्ड बनाते हैं और स्टिफ बनाते हैं, जो एक रिजिडनेस होती है प्लांट में वो प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट। जैसे हस्क ऑफ कोकोनट है, कोकोनट का जो भूसा होता है वो क्या होता है? बहुत हार्ड और स्टिफ होता है। दे आर डेड टिश्यूज। ये डेड टिश्यूज होते हैं, ये लिविंग सेल्स नहीं होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिक ड्यू टू लिग्निन। अब ये लॉन्ग भी होते हैं और नैरो होते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है। किसकी वजह से थिक होती है वो? क्योंकि इनमें एक लिग्निन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। केमिकल विच एक्ट एज सीमेंट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर। एक ऐसा केमिकल जो सेल्स और फाइबर्स के के बीच में एक सीमेंट की तरह काम करता है। देयर वॉल्स आर ऑफन सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती है और इनके अंदर कोई भी एक इंटरनल स्पेस नहीं होता। दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, वेस्कुलर बंडल्स,
वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो ये जगह होती है, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जैसे स्क्लेरेंकाइमा इमेज में हम देखेंगे थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं इनकी, ल्यूमन नैरो होता है, ये भी यहाँ पे भी थिक लिग्निफाइड वॉल्स है, ये ल्यूमन है इनका। ये सेकेंडरी सेल वॉल भी इनकी थिक होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है। नेक्स्ट देखते हैं एपिडर्मिस। हमने 2-3 जगह एपिडर्मिस पढ़ ली। एपिडर्मिस क्या होता है? इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट्स मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एक सेल की बहुत सिंगल लेयर से बनी होती है। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एपिडर्मल कवरिंग प्रोटेक्टिंग ऑल पार्ट्स। जो एंटायर सरफेस है प्लांट का, उसके अंदर उसके पास क्या होती है? एपिडर्मल कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग ऑल पार्ट्स, जो कि सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। दे प्रोटेक्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। ये क्या करते हैं? वाटर लॉस को भी प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजरी को प्रोटेक्ट करते हैं, और इन्वेजन ऑफ पैरासाइट, ताकि प्लांट पे आके कोई भी पैरासाइट कभी अटैक ना कर पाए। इन ड्राई एरियाज द एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वाटर लॉस इज क्रिटिकल। ड्राई एरियाज में, जो जैसे राजस्थान के जैसे रेत वाले इलाके होते हैं, उनमें क्या होता है कि एपिडर्मिस थोड़ी सी थिक होती है, ताकि जो प्लांट से वाटर लॉस है वो कम से कम हो सके। क्योंकि वहां पे अगर प्लांट से वाटर लॉस हुआ और वाटर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्लांट के लिए सरवाइव करना। वहां पे एपिडर्मिस लेयर थिक होती है। द एरियल पार्ट्स ऑफन सिक्रीट्स अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन आउटर सरफेस। जो प्लांट के एरियल पार्ट है वो क्या करते हैं? एक वैक्सी सा कोई कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं। तो क्या होता है? वो वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है, ताकि पानी उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। दे आर जनरली लॉन्ग कंटिन्यूअस लेयर्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड रिलेटिवली फ्लैट। एक लॉन्ग कंटिन्यूअस लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, एंड आर रिलेटिवली फ्लैट। और ये क्या होती हैं? फ्लैट प्रेजेंट होती हैं। देयर आउटर वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल्स। इनकी जो बाहर वाली वॉल्स होती हैं वो इनर वॉल्स से थिक होती है, थोड़ी सी ज्यादा मोटी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है? We can observe small pores here and there in the epidermis of a leaf. एपिडर्मिस में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। These pores are called stomata. So stomata प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्टोमेटा दिखाए गए हैं। They are necessary for exchanging gas with the atmosphere. जो प्लांट का गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो लॉस ऑफ वाटर होता है एक वेपर की फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा की एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉल होल्स इन एपिडर्मिस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस आर स्टोमेटा। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं एपिडर्मिस के, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है और ट्रांसपिरेशन हो सकता है, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट्स की, उनका फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। वो उनमें जो लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो उसको ट्रैप करने के, पानी अगर उनसे जड़ों से थोड़ा सा दूर भी होगा तो वो उसको खींच सकते हैं। In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन नाम के सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। ये वाटरप्रूफ क्वालिटी का होता है ताकि उस लीव से पानी बाहर ना निकल पाए ऑन इट्स आउटर सरफेस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस इन आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। अब हमें एक जो ट्री है जो बहुत मेच्योर हो चुका है उसकी आउटर लेयर में, और जो एक यंग स्टेम है, बहुत कच्चा प्लांट है, उसकी आउटर लेयर में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? As the plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. जब प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता जाता है तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कुछ चेंजेस के अंदर जाता है। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the core.
एक स्ट्रिप होती है जो सेकेंडरी मेरिस्टम की, वो लोकेटेड होती है कॉर्टेक्स की फॉर्म में, जो मिलके क्या बनाते हैं, कोर्क बनाते हैं, जो कोर्क ऑफ द प्लांट होती है उसको बनाते हैं। सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये एक डेड सेल्स होती हैं कोर्क जो होता है, और बहुत टाइटली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। दे हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स, इनके अंदर क्या होता है, एक सुबेरिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट मेक देम इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, ये वाटर को या गैसेस को अपने अंदर आने या जाने के लिए अलाउ नहीं करती, किस वजह से, क्योंकि सुबेरिन प्रेजेंट है उनमें। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो एक टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल वाले तो सब एक जैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये जो सारी सेल्स हैं ये कोऑर्डिनेट होती हैं एक कॉमन फंक्शन को करने के लिए। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम जो है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जांपल हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल, ये कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये वाटर का गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं प्लांट्स में और एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। अब एक और भी फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट में, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। इट हैज मेड पॉसिबल द सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, वेस्कुलर टिश्यू की वजह से जो है प्लांट्स का सर्वाइवल जो रेतीले इलाके होते हैं उनमें ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं जाइलम और फिलोएम क्या होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जाइलम, जाइलम के फंक्शंस देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. जाइलम के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसे हम ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं और कुछ जो होती है वो डेड सेल्स भी होती हैं। जब मैच्योर हो जाती है, शुरू में वो लिविंग सेल्स होती है लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है उसके बाद वो डेड सेल्स बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं उनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ये क्या करता है उनको वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मिनरल्स को नीचे से ऊपर भेजने के लिए हेल्प करता है। द पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड, इनमें जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है वो खाने को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो फंक्शन में सपोर्टिव होते हैं। ये जाइलम का हमारा स्ट्रक्चर है, ये ट्रैकेट्स हैं, ये हमारी वेसल्स हैं, ये जाइलम पैरेनकाइमा है, इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। वेसल्स के अंदर छोटे छोटे होल्स टाइप बने होते हैं जिन्हें हम पिट बोलते हैं, ट्रैकेट्स में भी पिट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फिलोएम। फिलोएम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिलोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स, फिलोएम 5 तरह की सेल्स का बना होता है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेनकाइमा। तो ये 5 तरह की सेल्स होती है जिनको मिलकर हमारा फिलोएम टिश्यू बनता है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, सीव ट्यूब ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जिनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोएम क्या करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से लेके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड हमारा लीव्स के अंदर बनता है, वहां से फूड को लेके और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेज देता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जितनी भी जो फ्लोएम के अंदर 4 सेल्स बच गई, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और पैरेनकाइमा, ये सारी लिविंग सेल्स हैं। फ्लोएम का डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, ये सीव ट्यूब है, ये पैरेनकाइमा है और बाहर हमारी सबसे आउटर में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स टिश्यू।
एनिमल टिश्यूज में क्या क्या आता है? व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव। अब हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम अपने चेस्ट में बॉडी मूवमेंट को फील कर सकते हैं, तो हमारे पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। इसके लिए हमारे पास क्या होता है? मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। The contraction and relaxation of these cells result in movement। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का, उसकी वजह से क्या होता है? हमारी चेस्ट में मूवमेंट होती है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ टिश्यूज हमारे होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वेरियस सब्सटेंसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट करता है सारी सेल्स को। It also collect waste from all body parts and carries them to the liver and kidney for disposal। अब ये क्या करता है कि जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करता है बॉडी से और उसको लीवर तक लेके जाता है और किडनी तक लेके जाता है ताकि उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके। On the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissue such as animal tissue हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? epithelial, connective, muscular, nervous। Blood is also a type of connective tissue and muscles form muscular tissue। Blood connective tissue का एग्जाम्पल होता है, मसल muscular tissue का। अब हम स्टमक में देखते हैं, स्टमक में भी हमारी टिश्यू की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मसल फाइबर्स में हम देखते हैं, मसल में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स है। स्मूथ मसल फाइबर को भी अगर हम अंदर से देखें तो ये ऐसे दिखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में अगर हम फर्स्ट देखते हैं, द एपिथेलियल और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग होती है या जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं उन्हें एपिथेलियल बोला जाता है। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडीज। जो जितने हमारे ऑर्गन्स या जो हमारे कैविटी है, जैसे नोज कैविटी हमारी, ईयर कैविटी है, माउथ कैविटी है, वहां पे भी मोस्ट ऑफ द जगह पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए एक बैरियर फॉर्म करता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? वो टाइटली पैक्ड होते हैं जिनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता और वो एक कंटिन्यूअस शीट को बनाते हैं। They have only a small amount of cementing material between them। उनके बीच में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो उन दोनों को जोड़ के रखता है। एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर कर रही है या बॉडी से लीव कर रही है तो उसमें क्या होना चाहिए? एक लेयर ऑफ एपिथेलियम एटलीस्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, so the permeability of these cells play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of body। so जो ये एक्सचेंज होता है, जो परमेबिलिटी ऑफ सेल्स होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करती है? रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज का काम होता है वो ये सेल्स प्रोवाइड कराती हैं। ऑल एपिथेलियल सेल्स आर यूजुअली सेपरेटिंग फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं अंडरलाइंग टिश्यू से बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल है, स्किन हो गया हमारा, लंग के एल्वेलाई हो गई, माउथ की लाइनिंग हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और अंदर हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस में क्या होता है? डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेटेड विद देयर यूनिक फंक्शंस। जो डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई
where transportation of substances occur through selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. जो हमारी सेल्स की ब्लड वेसल्स की या एल्वेलाई की लाइनिंग होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, वो किस वजह से होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पे एक सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस का क्या मतलब होता है? स्केल ऑफ स्किन, यानी कि एक स्किन की एक लाइनिंग है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं और एक लाइनिंग बना लेते हैं. द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम. जो ईसोफेगस होती है और जो माउथ की लाइनिंग होती है वो भी हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं. ये हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम है. ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है. नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. So the skin which protects the body is also made of squamous epithelium. जो skin होती है हमारी वो भी squamous epithelium की बनी होती है. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. जो skin की epithelial cells होती है वो कई सारी layers में present होती हैं उसके wear and tear को prevent करने के लिए. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. ये जो layers में present होते हैं इसीलिए इसको stratified squamous epithelium बोला जाता है. Next देखते हैं columnar epithelial tissue, where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine. Tall epithelial cells are present. जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है इनर लाइनिंग में, जैसे कि इंटेस्टाइन में हो गया, वहां पे टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. दिस कॉलुमिनार, कॉलुमिनार का क्या मतलब होता है? पिलर लाइक. पिलर लाइक का मतलब कि टॉल है. एपिथेलियम हेल्प इन मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. एपिथेलियम क्या करता है? हेल्प करता है मूवमेंट में, जो एपिथेलियल बैरियर है उसकी मूवमेंट में. ये हमारा कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है. द नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू. In the respiratory tract, the columnar tissue also has cilia, which are hair-like projections on the outer surface of the epithelial cells. अब ciliated columnar epithelial tissue में क्या होता है? इनका cilia present होते हैं. cilia एक hair-like structure होते हैं, like projections होते हैं जो present होते हैं outer surface of epithelial cells में. ये हमारे cilia होते हैं, hair like projections. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. ये cilia movement कर सकते हैं और इनकी movement जो होती है वो mucus को आगे पहुंचाने में help करती है. This type of epithelium is the ciliated columnar epithelium. Next है cuboid epithelial tissue. ये हमारा cuboid epithelial tissue का डायग्राम है. Cuboid epithelium with cube shaped cells form the lining of kidney tubules and duct of salivary glands. ये किस में प्रेजेंट होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट में. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स. एपिथेलियल सेल्स को एक कई बार किसी दूसरे सेल के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है जिसको हम ग्लैंड सेल्स बोलते हैं. दे कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस. ये क्या करते हैं? एपिथेलियल सरफेस पे कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट कर सकते हैं. समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड. दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका एक पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड होता है और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है. अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स का एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाता है. इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड. जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके सेल्स लूजली कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं. दे आर इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये जो होती है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होती हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ये जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक भी होता है, फ्लूइड टाइप हो सकता है, डेंस और रिजिड होता है. The nature of the matrix differ with the function of the particular connective tissue. अब मैट्रिक्स कैसा प्रेजेंट है वो किस पे डिपेंड होता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है. नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड हमारे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज. ब्लड क्या क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट
गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, हॉर्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेस्ट मटेरियल को अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडीज में। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में एक हमारा प्लाज्मा का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती हैं, एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोन्स। बोन्स इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट करता है। इट होल्ड्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये मसल्स को होल्ड करके रखता है और जितने भी हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बोन्स के अंदर। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. Bone cells जो होती है वो embedded होती है एक बहुत hard matrix में जो बना होता है कैल्शियम का और फॉस्फोरस का। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स में टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। जो दो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू होती हैं, वो एक लिगामेंट तरह का बना होता है। द सेकेंड वन इज दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू होता है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन्स विद बोन्स। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, ये अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कनेक्टेड इन कंटेन्ड इन सॉलिड मैट्रिक्स। कार्टिलेज हमारी जो होती है वो टिप ऑफ नोज पे जैसे प्रेजेंट होती है उसको कार्टिलेज बोन बोला जाता है। इट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स होती है बहुत वाइडली स्पेस्ड होती हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना वो प्रोटीन्स का और शुगर्स का बना होता है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। कार्टिलेज क्या करता है, बोन के सरफेस को स्मूथ बनाता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आर्म्स। कार्टिलेज में क्या होता है, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह जो हमारा बोनी पार्ट है उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, और हमारा बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये क्या करता है, जो स्पेस होता है उसको फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन्स और सपोर्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है। अब फैट स्टोरिंग एडिपोज। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। टिश्यू जो होता है ये वाला एडिपोज टिश्यू ये स्किन के अंदर पाया जाता है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की वो फैट ग्लोब्यूल्स के साथ भरी होती हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब जो फैट की स्टोरेज है वो इसको एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करने देती है। ये हमारी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हो गई, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गई, एरियोलार टिश्यू हो गया, कॉम्पैक्ट बोन हो गई, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज आ गई, एडिपोज टिश्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं जिनको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, which contract and relax to cause movement.
तो ये क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट को कॉज करने के लिए। वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड मसल्स। अब वॉलेंट्री और स्ट्राइटेड मसल्स क्या करते हैं, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम अपनी मसल्स को ना कॉन्शियस विल के साथ, कुछ हमारी मसल्स ऐसी होती है जिन्हें हम मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड। कुछ हमारी ऐसी मसल्स होती है जैसे हाथों की, पैरों की, तो वो क्या करती हैं कि हम अगर चाहे तो उसके मूवमेंट को कर सकते हैं, चाहे तो उसके मूवमेंट को रोक सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स को हम वॉलेंट्री बोलते हैं। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in our body movement. ये मसल्स मेनली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उससे अटैच होती हैं और ये हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस क्या होते हैं, पैटर्न ऑफ लाइंस और ग्रूव्स होती हैं। व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली, जब इसको एक अप्रोप्रिएटली स्टेन किया जाता है तब ये डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स, तो हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. ये जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती और बहुत सारे इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये इनका डार्क बैंड बन रहे हैं, ये अंदर डार्क बैंड है, बीच में लाइट बैंड बने हुए हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये बीच में लाइट बैंड बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary muscles. वो मसल्स जिनकी मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की हो गई, या जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है उनकी मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती, तो उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मसल्स बोलते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम उनको अपनी मर्जी से शुरू या रोक नहीं सकते जैसे हम चाहते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। जो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। ये हमारी आइरिस ऑफ द आई में भी मिलती हैं। इन यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ये हमारी यूट्रस में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में भी प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। ये जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं जो कि स्पिंडल शेप की होती हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स, इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है। अब हमारे पास आती है कार्डियक मसल। द मसल ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जो मसल्स होती हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं थ्रू आउट द लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनको कार्डियक मसल बोला जाता है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कार्डियक मसल्स। ये इनवॉलेंट्री होती है, इनकी मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो हार्ट मसल सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती है, उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, शेप कैसी होती है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड होती है, स्ट्राइटेड वालों की, स्मूथ वालों की स्पिंडल शेप होती है, कार्डियक वालों की सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड शेप होती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में देखते हैं, अगर स्ट्राइटेड मसल की बात करें तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कार्डियक की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई में अगर हम देखते हैं, जस्ट बिलो द सरफेस मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ में सेंट्रली लोकेटेड होती हैं और कार्डियक में भी सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सारी जो सेल्स होती हैं वो पोजेस करती हैं एक एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में जो होती हैं सेल्स उनको नर्वस टिश्यूज बोला जाता है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. कोई भी सिग्नल आता है या कोई भी स्टिमुलस आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए नर्वस टिश्यू सेल्स जो है हेल्प करती हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती है वो सारी नर्वस टिश्यू की बनी होती है। The cells of this tissue are called nerve cells और neurons। ये जो सेल्स होती हैं इनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक जो न्यूरॉन होती है सेल बॉडी की, वो होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट हैज लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। इसके अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। यूजुअली क्या होता है, हर एक न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। जैसे ये एक लॉन्ग पार्ट है, इसको हमने एक्सोन बोला, और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं ये डेंड्राइट्स होती हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल सेल्स होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। बहुत सारी नर्व जो फाइबर्स होती हैं वो बाउंड टुगेदर होती है एक दूसरे से, और वो क्या करती हैं, एक नर्व बनाती हैं। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। जो एक नर्व फाइबर में से सिग्नल जाता है उसे क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। द स्टिमुलाई एब्जॉर्ब्ड बाय द डेंड्राइट। अब ये स्टिमुलस को कौन एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी एंड देन पासिस थ्रू द एक्सोन। अब ये एक्सोन के थ्रू, इसको यहाँ से इन्होंने डेंड्राइट से सिग्नल को लिया, एक्सोन के थ्रू इन्होंने पास कर दिया। व्हेन इट्स कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन, अब दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी भी एक्सोन इससे कनेक्टेड होगी। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ही हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी बॉडी की किसी मसल को मूव करें या ना करें। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल टिश्यू का, वो फंडामेंटल होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के लिए। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, एनिमल्स को अलाउ करता है टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर कोई स्टिमुलाई आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हमें अपनी बॉडी को मूव करना है तो ये हमें अलाउ करते हैं। Thank you so much for watching the video, and please do follow our channel, do subscribe our channel for more such videos. Thank you.